गुजरात का छोड़िए, अब देश की अगर बात करें तो पिछले 70 सालों में जितने प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज लिया, उनसे ज्यादा कर्ज नरेंद्र मोदी जी 8 साल में ले चुके हैं। यह है असली गुजरात मॉडल कि आज दिल्ली की सरहदों को लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पहलवान बेटियां जो बीजेपी के एक सांसद के उत्पीड़न के खिलाफ बैठी है, उस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या मोदी की छत्रछाया उसके ऊपर है कि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? और उसका उनके फेवर के लिए, उनके समर्थन के लिए हरियाणा से, यूपी से कुछ लोग आना चाह रहे थे आज, तो आज उन बॉर्डरों को, दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया, ताकि नरेंद्र मोदी का जो झूठा लोकतंत्र का जो गुबार आज भर रही है संसद से, वो गुबार फूट न जाए। जो लोग ये कहते हैं कि केरल स्टोरी का विरोध नहीं करना चाहिए, भैया आप विरोध मत करिए, आप उस पर बैन मत लगाइए, आप जाने दीजिए जिसको देखने जाना है। तो दिल्ली जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए ना। क्यों आपने सरहदों को लॉक कर दिया है? क्यों इतना डर क्यों लग रहा है आपको? आपको डर लग रहा है कि कहीं भारत भी श्रीलंका न बन जाए, कि लोग परेशान होकर आपकी संसद के अंदर न घुस जाए, आपकी पोल न खुल जाए, इसीलिए आपने दिल्ली की सरहदों को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और उसी दिल्ली में बैठकर आप लोकतंत्र की दुआइयां दे रहे हैं। यह है गुजरात मॉडल। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम से हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर आप मुसलसल टेलीविज़न और अखबारों में देख रहे हैं कि मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। उस उद्घाटन के साथ सेनेगल का भी एक जिक्र आया और उसके अलावा बाइकॉट का भी जिक्र आया कि 20 से ज्यादा पार्टियां बाइकॉट कर रही हैं। और देश किस तरफ जा रहा है ये बात समझना हमारे आपके लिए अब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इस वक्त पर यह जानना और समझना, वापस मुड़ करके देखना कि जहां से मोदी जी आते हैं, गुजरात से, जहां वो लंबी मुद्दत तक चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, उनके हुकूमत के दौरान 2002 में वहां फसादात हुए थे, जहां तकरीबन 2000 मुसलमानों का, ये तो रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में, इतने लोगों का कत्ल हुआ था। और उसके बाद अब सिलसिला बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने का और बाकी सब गुनाहगारों को छोड़ने का सिलसिला जो जारी है, वो आप खबरें अलग अलग देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन अब गुजरात में गुजरात मॉडल के क्या मानी है, इस वक्त क्या कुछ वहां पर वाकयात हो रहे हैं, इस पर बात करना मैं समझता हूं जरूरी है। जिसे रैप अप कहा जाता है ना, जरा पीछे मुड़ करके देखें कि मोदी जी जो कुछ वहां से करके आए हैं, वहां क्या हाल है, अब ये संसद के बाद क्या कुछ करने वाले हैं पूरे देश में और क्या कुछ करेंगे, इसका इशारा मिलेगा आपको गुजरात को समझने में। आज का गुजरात किन हालात से गुजर रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट सहल कुरैशी साहब, जो देश लाइव यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। आपने उनकी वीडियोस बहुत सी देखी होंगी। मेरा मशवरा है अपने दर्शकों को कि देश लाइव चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और वो समझें कि आखिर मोदी जी जहां से दिल्ली पहुंचे हैं वहां अब भी क्या हो रहा है। वो बहुत ही तफसील से रिपोर्टिंग करते हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मैंने आपकी कुछ रिपोर्टिंग पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में देखी है, कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। अहमदाबाद में बैठ करके यहाँ संसद का नई इमारत की खबरें जो आपके पास पहुंच रही हैं, उसके साथ साथ वहां आप गुजरात में क्या कुछ फेस कर रहे हैं, वहां के लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। ये जो देश को ख्वाब दिखाया जा रहा है, एक नेता, एक कानून, एक सब कुछ, और नामालूम कब ये खबर आ जाए कि संविधान को बदलने की तैयारी है, गुजरात में आप क्या क्या देख रहे हैं, ताजा कुछ वाकयात बता दीजिए ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को अंदाज हो जाए, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। जी काज़मी साहब, देखिए ये तो शुरू से ही ये रहा है कि मीडिया, इसमें बड़ा रोल रहा मीडिया का, कि हकीकत गुजरात मॉडल की मीडिया ने नहीं दिखाई।
हकीकत जो गुजरात मॉडल का है, अगर आपने सही से रिपोर्टिंग की होती मीडिया ने, तो आज और हालांकि कुछ सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता भी चल रहा है कि गुजरात जो मॉडल था, जिसको मोदी ने हर जगह बताने की बात कही, वो मॉडल कितना खोखला है। पिछले दिनों में, ज्यादा पीछे की बात तो नहीं करूंगा, अभी पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये लगा कि लोकतंत्र तो कहीं है ही नहीं गुजरात के अंदर। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन 15 दिन पहले का एक वाकया, कि दो मुसलमान लड़कियां, एक लड़की 19 साल की, एक लड़की 15 साल की, शाम को 7 बजे वो सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, ये किसी यूपी की या किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के जंगल राज की जो बोला करते हैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ कि अहमदाबाद शहर के अंदर, जहां पर बीजेपी की सरकार 156 सीटें जीत कर आई बीजेपी, जो घटना जहां पर हुई वो घटना भी बापू नगर गोमतीपुर उस इलाके की, जहां पर बीजेपी का एमएलए है। एक 19 साल की लड़की, एक 15 साल की लड़की शाम 7:30 बजे, रात को अगर 1 बज रहा हो तो समझ में आता है हमें, शाम 7:30 बजे सब्जी लेने जाती है, सब्जी के ठेले पर खड़ी रहती है। कुछ मन चले नरेश, मुकेश, हरीश नाम के कुछ इस तरह के कुछ नाम थे उनके, वो उनके पास जाते, उनकी हिम्मत देखिए कि वो मुसलमान लड़की सब्जी के ठेले पर सब्जी लेने खड़ी है। ये लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर उसके हाथ में चिट्ठी रखता है। वो लड़की पूछती है ये क्या बदतमीजी है, तो वो लड़का कहता है कि इसके अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर तूने मुझे कॉल नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अब उसके बाद में वो लड़की ने फौरन वो चिट्ठी अपने हाथ से फेंक दी। तो वो लड़के ने उस चिट्ठी को उठाया, साथ में जो 15 साल की लड़की थी उसके दुपट्टे के अंदर या उसका कुर्ते को उठा के उसके अंदर उस चिट्ठी को डाल दिया। यह है गुजरात मॉडल। और इससे आगे देखिए आप, जब ये लड़कियां 7:30 बजे की घटना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, 8 पौने 8 बज जाते हैं। 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, एक इलाका है यहां पर शहर कोटड़ा पुलिस स्टेशन, 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक ये लड़की वहां पर बैठी रहती है। पुलिस वाले इनकी एफआईआर तक नहीं लेते हैं। ये कौन से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? कौन से गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं? कौन से लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि एक 15 साल की लड़की रात 12 बजे तक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी हुई है, उसका एफआईआर नहीं लिया जाता है? लेंगे लेंगे, देखेंगे लेंगे। उसके बाद एसडीपीआई के और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस वालों से बात करते हैं, वकला कुछ वकील वहां पहुंचते हैं, पुलिस वालों से बात करते हैं। रात 11:30 12 बजे के बीच में 2 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन से भेजा जाता है कि जाइए आप मौका वारदात पर जाकर देखिए क्या मामला है। अब आपको लगता है कि 7 बजे की घटना, रात 12 बजे तक वो मनचले वहीं पर मिलेंगे आपको? बहरहाल पुलिस वाले गए वहां पर। बड़ी हैरानी की बात, आने के बाद वो पुलिस वाले कहते हैं रात को 12 बजे कि ये हमारे पुलिस स्टेशन की हमारी हद का मामला नहीं है। 2 लड़कियों को, 2 मुस्लिम लड़कियां जो 19 साल की और 15 साल की लड़कियां हैं, जबकि होना यह था कि उन पुलिस वालों को खुद को इंतजाम करना चाहिए था, दूसरे पुलिस स्टेशन के लोगों को बुलाकर उनका वहां पर 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके आप ट्रांसफर कर देते वहां पर। ये नहीं किया। ये 15 साल की लड़की और 19 साल की लड़की, इनके साथ में कोई पुलिस वाला साथ में नहीं गया। ये दोनों लड़कियां खुद दूसरे हद जहां पर पुलिस स्टेशन पड़ता था, गोमतीपुर या बापू नगर, ये वहां पर जाती है लड़कियां। रात 12 बजे उन लड़कियों को कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अभी कोई है नहीं, जो लोग हैं वो अस्पताल गए हुए हैं किसी केस के अंदर, तो आप इंतजार करिए। सारे पुरुष पुलिस वाले, एक भी महिला पुलिस वाली नहीं होती है, जबकि कानून क्या कहता है? 7 बजे बाद, सूरज ढलने के बाद बिल्कुल महिला पुलिस वाली होनी चाहिए महिलाओं से बात करने के लिए। रात 12 बजे से लेकर कासबी साहब सुबह 4 बजे लड़कियों की एफआईआर ली गई, और उसमें भी लड़कियों का कहना है कि कोई महिला वहां पर आई, कोई हिंदू महिला थी वो, उसने उन पर प्रेशर किया, उनसे कहा कि आप एफआईआर मत करो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको इस इलाके में रहना है, आप अगर एफआईआर करेंगे तो ये जो हिंदू लड़के हैं ये जमानत लेकर बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आपके साथ में फिर से कुछ भी कर सकते हैं। ये पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला बोल रही है। यह है असली गुजरात मॉडल। और बिल्किस बानो के मामले में हमने देखा है क्या है गुजरात मॉडल, किस तरीके से कानून चलता है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, यह हमने देखा। यहां के 4 मुसलमान लड़के कुछ हिंदू इलाके में कहेंगे, जो नया अहमदाबाद मोदी जी ने बसाया 2014 के बाद में, लोगों को जो नया भ्रम रखा गया है ना, नई ट्रेन शुरू की गई, नई संसद बनाई गई, इस तरीके से एक नया अहमदाबाद बनाया गया है। उस नए अहमदाबाद में मुसलमानों की एंट्री नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप कभी भी पीट दिए जाएंगे। ईद के 3 दिन 2 दिन के बाद में 4 मुसलमान नौजवान लड़के, 18 19 साल के लड़के, वो कहीं पर
पिज्जा वगैरह खाने बैठते हैं, वहां पर जब वो निकलने लगते हैं तो कुछ हिंदू लोग आते हैं, जो गुंडे किस्म के लोग, वो आकर उनको नाम पूछते हैं। और आजकल तो नया चलन चला है कि ये लोग गाड़ी का जो नंबर है, ये विश्व हिंदू परिषद वाले और जो इस तरह के कुछ लोग होते होंगे, हिंदू संगठनों वाले कुछ, वो गाड़ी के नंबर को लेकर एप्लीकेशन में सर्च कर लेते हैं कि हाँ मुसलमान है या नहीं है, किसके नाम पर ये गाड़ी है। उसके बाद उन लड़कों को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। उन लड़कों ने 100 नंबर पर कई बार कॉल किया, 100 नंबर से पुलिस नहीं आई। वो लड़के ने परेशान होकर कहा कि जब हम लोग मर जाएंगे, जब हम लोगों को मार डाला जाएगा, क्या तब आएंगे आप लोग? तब भी कोई पुलिस वाले नहीं आए। वहां पर जो 2 मुस्लिम लड़कियों को छेड़ा गया था, वहां पर उन लड़कियों ने 5 से 6 मरतबा 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन नहीं आई पुलिस वहां पर। यह है असली गुजरात मॉडल, यह है महिला सशक्तिकरण, यह है इनका जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है इनका जुमला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां से विश्वास आएगा कि 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं, पुलिस नहीं आती है, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है काजमी साहब, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, अभी मामला आगे बढ़ गया है। कल रात मुझे 1 बजे एक किसी हिंदू भाई का, राजेश का, नरेश का फोन आया, मुझे कहा आप सहल कुरैशी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो उसने कहा कि मेरा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, मेरे भाई ने किसी से 10,000 रुपए सूद पर लिए थे, उसने मेरे भाई को आकर बहुत बुरे तरीके से पीटा, पूरी उसकी आंख सूज गई, उसके हाथ पैर सूज गए, बहुत चोटें उसको आई है। और जब हम शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप केस मत करिए, एफआईआर मत करिए। ये उस भाई ने कहा। मैं आपको उसके फोटो भी दिखाऊंगा, आप देखिए, आप अपने इस वीडियो में उस फोटो को भी चलाइए कि किस बेरहमी से उसको पीटा गया है। और पुलिस कह रही है कि भैया आप एफआईआर मत करिए। तो पुलिस का काम इंसाफ दिलाना है या कॉम्प्रोमाइज करके मामले को दबा देना है? और कई जगह ये आरोप लगे कि पुलिस वालों को खुद का पैसा जो है वो यहां पर जो गुंडा किस्म के लोग हैं वो शराब के कारोबार में लगाते हैं। खबरें इस तरह के, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कई लोगों ने मुझे बात कही कि पुलिस वाले जो होते हैं वो दारू का कारोबार चलवा रहे हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो अपना पैसा गुंडों के जरिए ब्याज पर, सूद पर लगा रहे हैं। एक गुजरात का कोई अखबार था, उसमें बाकायदा खबर आई थी काजमी साहब, बड़ी बड़ी बड़ा आर्टिकल छपा था कि एक शराब का कारोबारी था, उसने अपना शराब का कामकाज बंद कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है, मैं गलत काम करना नहीं चाहता हूं। तो वहां का जो, जैसे दिल्ली के अंदर एसएचओ होते हैं, जैसे गुजरात के अंदर पीआई होते हैं, तो वहां के पीआई ने उस शराब के कारोबारी को बुलाया, उसको धमकी दी कि मैं तुझे पैसा देता हूं, मैं सारी चीजें करूंगा, तो अपना शराब का कारोबार बंद मत रख, अगर तूने बंद कर दिया तो मैं तुझे किसी गलत केस में फंसा दूंगा। तो ये है असली गुजरात मॉडल। आपने आज देखा संसद के अंदर नई संसद बना दी, नया, मैंने कहा नई नई चीजें लोगों को दिखाई जा रही है। अब आप सोचिए कि ये प्रधानमंत्री ऐसा पहला प्रधानमंत्री है मेरे ख्याल से जो एक ही ट्रेन का, एक ही नाम की ट्रेन का न जाने कितनी बार उद्घाटन कर चुका है। वंदे भारत, गुजरात से बॉम्बे, वंदे भारत यहां से वहां, एक ही ट्रेन का प्रधानमंत्री न जाने कितनी बार उद्घाटन कर दिया, एक ही नाम की ट्रेन का। जी जी जी। तो ये बहरहाल ये चीजें तो आपके यहाँ जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस किस्म के काम तो वहां भी करते होंगे, या ये बाद में दिल्ली पहुंचने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसे हो गए? क्या हुआ? कुछ आपको याद होगा? जो गुजरात के लोग हैं काजमी साहब, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जब नरेंद्र मोदी, जब ये गुजरात में दंगे हुए और उसके बाद में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद जो चुनाव हुआ 2007 का चुनाव, 2007 में चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया था गुजरात की जनता को कि एक नया एयरपोर्ट बनेगा, धोलेरा एयरपोर्ट बनेगा। 2007 से आज 2023 आ गया, धोलेरा एयरपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये मीडिया नहीं पूछेगा मोदी जी से कि मोदी जी, आपने 2007 में कहा था कि धोलेरा एक नया एयरपोर्ट बनेगा, गुजरात में बहुत विकास होगा, क्या हुआ उस विकास का? ऐसे ही घेवर कई जगहों पे ऐसा, इनके जुमले ही रहते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ का ये दे दिया, गुजरात को इतने हजार करोड़ दे दिए, यूपी को इतने हजार करोड़ दे दिए। कहां गए वो सब पैसे? अगर आपने इतने हजार करोड़ दिए तो गुजरात में आज, गुजरात सरकार के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा क्यों है आज? क्या वजह है, क्यों है? अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो इतना कर्जा कैसे हो गया? गुजरात का छोड़िए, आप देश की अगर बात करें तो पिछले 70 सालों में जितने प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज लिया, उनसे ज्यादा कर्ज नरेंद्र मोदी जी 8 साल में ले चुके हैं। जी जी जी। यह है असली गुजरात मॉडल। और इनके दोस्त शायद उससे बड़ी अमाउंट लेकर के भाग भी चुके हैं, ये है।
मतलब बिल्कुल उधर से कर्ज लिया जाता है, इधर से दोस्तों के हवाले करके उन्हें निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। देखिए, जब अदानी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उस वक्त सबको पता है, ये खबरें आई थी कि एसबीआई ने कई हजारों करोड़ का लोन दिया। क्यों दिया था भाई एसबीआई ने लोन? भाई किसके कहने से दिया था? उसके बाद आप आइए एलआईसी पर आइए। एलआईसी ने जो लोग बेचारे जिंदगी भर मजदूरी करते हैं या सरकारी नौकरी जिन्होंने जिंदगी भर की, वो अपना बचा कुचा पैसा एलआईसी में उन्होंने बचा कर रखा कि हमारे आगे काम में आएगा। किसी ने ये सोचा होगा कि हमारी बेटी की शादी करेंगे तभी पैसा काम में आएगा। उस एलआईसी का पैसा आपने किसकी इजाजत से आपने लगवा दिया भाई अदानी के अंदर, और वो एलआईसी का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और लोगों को झेलना पड़ रहा है उसका। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो गोदी मीडिया नहीं बताता है। ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपके, मैं आपसे ये भी कहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, और मैं देश लाइक के जो मेरे दर्शक है देश लाइक को, उनसे भी मैं कहूंगा कि कई ऐसी खबरें होती है जो बताया जाता है कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। तो वो डंके की हकीकत क्या है, अगर आपको वो देखना है तो मोहम्मद अहमद काजमी साहब का स्टार वर्ल्ड न्यूज आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको विदेशों की वो तमाम खबरें मिलेगी जो गोदी मीडिया आपको छुपाता है, जो आपको महिमा मंडन करके दिखाया जाता है वो कुछ और है। असल में जो इंटरनेशनल खबरें क्या है, भारत कहां ठहरा हुआ है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना है, तो मैं कहूंगा अपने दर्शकों से कि वो मोहम्मद अहमद काजमी साहब के चैनल को सब्सक्राइब करके जो उनकी इंटरनेशनल जो महारत है, जो बारीकी से जो खबर दिखाते हैं सच्चाई से, उसको मेरे दर्शकों को भी उसको देखना चाहिए, सभी को उसको देखना चाहिए। वो मैं, अंदाजा है कि जी जी, हो क्या रहा है, आया क्या जा रहा है। वो मैं अक्सर अक्सर लोगों को यही कहता हूं कि इंटरनेशनल खबरों को अगर आप समझेंगे तो आपको ये अंदाज हो जाएगा कि हमारा देश कहां खड़ा है, हम पर क्या, उन खबरों का क्या असर होगा। और एक तो बहुत ही सीधा सीधा कनेक्शन आरएसएस, बीजेपी और इजराइल के ज़ायनिस्ट नजरिए का है, जो बिल्कुल दोनों पैरेलल एक तरह से काम कर रहे हैं। जैसे मैं मिसाल दे दूं कि जुडिशल रिफॉर्म के नाम पर वहां 21 हफ्ते से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो सारे अदालतों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है वो हुकूमत बेंजामिन नेतन्याहू की, और हमारे यहाँ भी तकरीबन उसी किस्म के वाकयात हो रहे हैं। वो बिल्कुल एक ही नजरिए पर चलते हुए दोनों काम करते हैं। चलिए, ये बात थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन मैं अभी गुजरात के बारे में कुछ और समझना चाहता हूं। नहीं काजमी साहब, मैं थोड़ा सा बीच में रोकूं आपको। आपने जो बताया कि इजराइल की पॉलिसी और इंटरनेशनल, देखिए आज दिल्ली में भी वही हुआ। एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनाया आपने, है ना, उसका आपने उद्घाटन किया जहां विपक्षी पार्टियों का नामो निशान नहीं है। जैसा आपने बताया कि इजराइल के अंदर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हालत क्या सब देखिए। आज लोकतंत्र का मंदिर की आप दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की सरहदों को लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पहलवान बेटियां जो बीजेपी के एक सांसद के उत्पीड़न के खिलाफ बैठी है, उस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या मोदी की छत्रछाया उसके ऊपर है कि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? और उसका उनका उनके उनके फेवर के लिए, उनके समर्थन के लिए हरियाणा से, यूपी से कुछ लोग आना चाह रहे थे आज। तो आज उन बॉर्डरों को, दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया, ताकि नरेंद्र मोदी का जो झूठा लोकतंत्र का जो गुबार आज भर रही है संसद से, वो गुबार फूट न जाए। जो लोग ये कहते हैं कि केरल स्टोरी का विरोध नहीं करना चाहिए, भैया आप विरोध मत करिए, आप उस पर बैन मत लगाइए, आप जाने दीजिए जिसको देखने जाना है। तो दिल्ली जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए ना। क्यों आपने सरहदों को लॉक कर दिया है? क्यों इतना डर क्यों लग रहा है आपको? आपको डर लग रहा है कि कहीं भारत भी श्रीलंका न बन जाए, कि लोग परेशान होकर आपकी संसद के अंदर न घुस जाए, आपकी पोल न खुल जाए? इसीलिए आपने दिल्ली की सरहदों को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और उसी दिल्ली में बैठकर आप लोकतंत्र की दुआइयां दे रहे हैं। यह है गुजरात मॉडल, यह है मोदी का न्यू इंडिया। ये मोदी का न्यू इंडिया है। और अब तो दिलचस्प बात यह है कि मीडिया में जो ये जिनकी गिरफ्तारी की डिमांड कर रही हैं ये लड़कियां, जो पहलवान हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, अब वो मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अब वो ये कहने लगा है कि महिलाओं का जो बचाने का, महिलाओं की सुरक्षा का जो कानून है उसका मिसयूज हो रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तकरीबन 2 महीने प्रोटेस्ट होने के बाद अब मीडिया में ऐसी खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू भी एक नया आया है पिछले 2-3 दिनों में। अब यही कोई विपक्षी सांसद होता तो अब तक तो उसको टांगा टोली करके घसीट के ले गए होते दिल्ली पुलिस वाले। जी जी जी। तो ये लोगों को समझना है। मैं वापस अहमदाबाद के हालात और समझना चाहता हूं, गुजरात के।
अभी पिछले दिनों आपने एक रिपोर्ट की थी, कोई एक मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के डिमोलिश किया, कुछ और पिटाई के वाकयात भी आपने रिपोर्ट किए हैं, कुछ लोगों की पिटाई हुई है, वो और क्या क्या है। देखिए, आपने अब से पहले हमें बताया है कि गुजरात में मुसलमान के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, रजिस्ट्री नहीं होती, और उससे हिंदू भी परेशान है जो बेचना चाहते हैं। मतलब उसमें सिर्फ सिर्फ खरीदने वाला मुसलमान ही परेशान नहीं है, वो हिंदू भी परेशान है जो बेच करके शायद अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। तो अब और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं गुजरात मॉडल में, अब क्या हो रहा है? देखिए काजमी साहब, हमने पिछले महीनों देखा कि द्वारका में किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। गरीबों के मछुआरे जो मुसलमान थे उन्हीं के इलाकों पर बुलडोजर चलाया गया, मस्जिद और मजार शहीद कर दिए गए, मंदिरों को छोड़ दिया गया। यहीं से समझ लीजिए गुजरात मॉडल किया है। दूसरा, अभी खंभात के अंदर, माफ कीजिएगा दाहोद के अंदर 200 साल पुरानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जबकि वहां पे जो ट्रस्टी वगैरह थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने सब बताया। यहां तक कि गुजरात के वक्फ बोर्ड ने, जो गवर्नमेंट की एक बॉडी मानी है उसको, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ही भाई बनाती है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह और सारे, गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पत्र जारी किया गया दाहोद नगर पालिका को, और कहा गया कि भाई ये 200 साल पुराना इस मस्जिद का रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसको शहीद नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वहां के ट्रस्टियों ने कहा कि देखिए इतना जो इलाका, इसके आगे जो अगर अतिक्रमण है, अगर थोड़े बहुत पतरे वगैरह अगर धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए अगर पतरे लगाए हैं 2-4 फुट आगे, वो हम खुद तोड़ देते हैं, उसको हम खुद निकाल लेते हैं। वहां के नौजवानों ने मिलकर उन पत्थरों को, जो आगे अतिक्रमण था, उसको खुद ने हटा लिया। उसके बावजूद, और हैरानी की बात सोचिए, भाई आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी, आप दिन में आकर करिए आराम से। चोरों की तरह सुबह 4 बजे उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वहां पर बुलडोजर पहुंच गया, कोई नहीं सुना गया। और जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो अधिकारियों से कहा जाता है, अधिकारी कहते हैं ऊपर से हमें कहा गया है। भाई ऊपर से कहा गया, उनका ऑर्डर मानने के लिए आप अधिकारी हैं, या कानून के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसके मुताबिक आपको कार्रवाई करनी है? अब मस्जिद को शहीद कर दिया। हाईकोर्ट के अंदर पहले, जब मस्जिद को शहीद होने से पहले हाईकोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई, तो आप सोचिए, हैरानी की बात है कि भाई एक न्याय तंत्र है, लोग वहां पर उम्मीदों के साथ जाते हैं, लेकिन जज साहब ने यह कहते हुए अर्जी को सबमिट नहीं किया, नहीं करने दिया कि अभी वैकेशन चल रहा है, इसलिए हम जल्दबाजी में इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये इस देश का लोकतंत्र, आप सोचिए, क्या आप न्यायपालिका से भी क्या उम्मीद करेंगे लोग अब इसमें? हालांकि अच्छा ये हुआ कि न्याय से लोगों को उम्मीद तो रहती है। 2 दिन के बाद में जो कोई जज बदले, दूसरी बेंच आई, उसके बाद में दोबारा अर्जी दी गई, तो दोबारा इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गुजरात नगर पालिका को नोटिस जारी किया, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, और इसके अलावा जो मस्जिद के जो ट्रस्टी वगैरह थे उनसे भी कहा गया कि आपके पास में भी जो डॉक्यूमेंट्स है मस्जिद के, वो सब आप लेकर आइए, 8 तारीख को अब इसमें दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये, जब हाईकोर्ट ने ये चीजें कही कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, हम सुनेंगे, तो क्या ये अधिकारी लोग नहीं सुन सकते थे? ये अधिकारी जो बार बार कहते हैं ऊपर से हमको ऑर्डर आया है, तो क्या ऊपर के ऑर्डर को मानने के लिए आप अधिकारी हैं, या कानूनी तौर पर जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसको देखकर आप कार्रवाई करेंगे आप? ऐसा सिर्फ ये दाहोद की मस्जिद में ही नहीं, वहां पर मजार भी तोड़े गए। द्वारका के अंदर कई 300 साल पुराने मजार और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया द्वारका के अंदर भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उनकी। तो ये असली गुजरात मॉडल है कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बीजेपी का यहां का अध्यक्ष, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष खड़ा होकर यह कहता है कि ये तो कृष्ण की नगरी है, यहां पर मजारों का क्या काम है? ये आप कौन से गुजरात का और कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहां मस्जिदें, मजार कुछ चाहिए ही नहीं आपको? ये आपका हिंदू राष्ट्र, यानी बिल्कुल हर चीज यहां पर आपको संविधान विरोधी ही करनी है, असंवैधानिक चीजें ही आपको करनी है? सारी चीजें असंवैधानिक हुई ना। बिल्किस बानो के जो उसके हत्यारे थे, उसके परिवार के जो उसके रेपिस्ट थे, उनको आपने गैर संवैधानिक तरीके से छोड़ दिया, गैर संवैधानिक तरीके से आपने मस्जिदों को शहीद कर दिया। अब आप सोचिए काजमी साहब कि ये बताया जाता है, दिखाने की ये कोशिश की जाती है कि हमने मंदिर भी तो तोड़े हैं। अब भाई आप सोचिए कि 200 साल पुराना मस्जिद आपने तोड़ा और 15-20 साल पुराना मंदिर आपने तोड़ा, फर्क नहीं नजर आ रहा आपको इसमें? जो मंदिर बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में बनाया आपने वो तोड़ा, और मस्जिद जो बिल्कुल बिल्कुल साइड में है, जिसके दस्तावेज मौजूद है, वो आपने तोड़े, और आप दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने मंदिर भी तो तोड़े। भाई आप 200 मस्जिद तोड़ रहे हो, 5, 10, 15 मंदिर तोड़ रहे हो,
तो ये तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। अच्छा, मैं वैसे जो आपने शुरू में दो लड़कियों का वाकया बताया, उससे जो मैं समझा कि नई नस्ल में, हत्ता के लड़कियों में, इस मतलब अभी 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियां, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया इसमें कि वो डटी रही रात के 12 बजे तक एक थाने में, और उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक दूसरे थाने में। तो ये मैं समझता हूं शायद सबके लिए एक तरह से सीखने की चीज है कि अपना संविधान का जो हक है उसको जरूर लें, कोशिश करें और उसके लिए असर्टिव रहें। ये इन लड़कियों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तकरीबन ये उस तरह का वाकया हुआ जैसे कर्नाटक में वो हिजाब वाला मामला था, और उस लड़की ने काफी ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर भी कहा। बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन गुजरात का आम मुसलमान, आमतौर पे उसमें बहुत से वो लोग हैं जो कारोबारी हैं, जिनके बारे में आप अब से पहले बात कर चुके हैं, जो सरकारों के साथ, हर सरकार के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन आम मुसलमान, बल्कि आम आदमी, जो जो दूसरे लोग भी हैं उससे, वो भी तो पीड़ित हैं ना दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से। क्या फीलिंग है, क्या कुछ जान छूट जाएगी इस सारी इस गुजरात मॉडल से, इस शिद्दत पसंद नजरिए से, इस संविधान के खिलाफ चलने वाले लोगों से, या इसको एक तरह से नॉर्मल मान लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो मुसलमान और जो बिजनेसमैन गुजरात के भी हैं, मैं तो कहूँगा सभी जगह के बिजनेसमैन की बात करिए आप, चाहे गुजरात के जफर सरेश वाला हो या दूसरे और भी लुलू साहब जो हैं केरल के साउथ के, उनको भी आप देखिए। और इसके अलावा जिन्होंने हमेशा बीजेपी की गुलामी की, मैं तो कहूंगा मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, शायद मेरे ख्याल से संसद में भी नए ओपनिंग में भी नजर नहीं आए वो। तो बीजेपी का काम है मुसलमानों का इस्तेमाल करके निचोड़ कर फेंक देना। जो मुसलमान ये सोचते हैं कि हम बीजेपी में घुस के हम अपना काम करवा लेंगे, वो अपना एक रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं करवा पाते हैं, छोड़िए ना बाकी और तो क्या काम करवाएंगे वो लोग। और जो बिजनेसमैन है गुजरात के, उनकी जो मानसिकता इस तरह की बन चुकी है। और मैं तो कह रहा हूँ बिजनेसमैन क्या, जो ऑटो भी चलाता है बेचारा, वो भी कई बार ये सोचता है कि अगर मैं इंसाफ के लिए खड़ा होकर अगर एफआईआर करने के लिए जाऊंगा, तो कुछ वो दलाल किस्म के लोग आ जाते हैं उसको प्रेशर करने के लिए कि देख तेरी रिक्शा चलाना बंद हो जाएगा, तुझे जेल में अलग मामले में डाल दिया जाएगा, वो इस तरह का प्रेशर बना लेते हैं। तो ये अब, पहले ये था कि पहले सिर्फ बिजनेसमैनों तक था ये, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद खुद कहने लगे हैं बड़े बड़े कि भाई मुसलमानों के कारोबार का भी बॉयकॉट करिए आप। तो ये बॉयकॉट मामला जो है ये अब आगे बढ़ चुका है, और इसीलिए अब ये जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, वो बिजनेसमैनों को तो ठीक है, वो जो गरीब लोग हैं उनको भी प्रेशर करते हैं कि आप एफआईआर न करें, आप केस दर्ज न करें, आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जो लड़कियां हैं, मैं उनका बहुत सलाम करता हूं, मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसे लोगों को जो संवैधानिक अपने अधिकारों को समझते हुए रात को 2 बजे भी अपने हक के लिए, अधिकार के लिए वो खड़े रहकर लड़ते हैं, कानूनी तरीके से लड़ते हैं। और बिल्कुल देखिए कादमी साहब, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर किसी के भी साथ में अगर गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, कोई भी है, अगर उसके साथ में अगर गलत हो रहा है और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, और आजकल लोगों की मानसिकता इसीलिए बन चुकी है, ये अल्फाज कहते हैं कि किसी के फटे में हम क्यों टांग अड़ाएं भाई। तो ये मान के चलिए कि अगर आज किसी के साथ में गलत हो रहा है, अगर आप खामोश हैं, तो ये बिल्कुल, ये आपकी खामोशी उस परेशानी को आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं कि हम खामोश, आप हमारे यहां पर भी आ जाइए। तो जब आप किसी की परेशानी पर आप खामोश हैं, तो कल ये परेशानी जब आपके पास आएगी तो लोग भी इसी तरीके से खामोश रहने वाले हैं। तो इसीलिए सबको मिलकर इसका विरोध करना होगा, सबको मिलकर संवैधानिक तौर पर, चाहे सड़कों पर आना पड़े, लोगों को आना पड़ेगा सड़कों पर, कानूनी तौर पर एफआईआर दर्ज कराना, कुछ भी। आप हैरानी की बात है, गुजरात मॉडल में एक लड़की को अपने साथ में उसको छेड़ा किसी ने, उसको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए विधायकों का समर्थन लेना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात में यह भी हुआ कि एक मुसलमान लड़का जिसका नाम था कालू भाई, उसको इतने बुरे तरीके से पुलिस वालों ने उसका सर पकड़कर उसको दीवार से पीटा, दीवार से पटका उसके माथे को। वो लड़के को हेमरेज हो गया, उस लड़के की हत्या हो गई। 24 से 28 साल का वो नौजवान, और उसमें भी उसके एफआईआर नहीं हुई। आप सोचिए इस मामले के अंदर कांग्रेस के एमएलए जो इमरान खेड़ा वाला है, वो कांग्रेस के पूर्व एमएलए जो हैं गयासुद्दीन भाई शेख, ये लोग सिविल हॉस्पिटल गए, इन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की, डीजीपी से बात की, तब जाकर एफआईआर हुई इस केस के अंदर।
यह है गुजरात मॉडल कि आप मार भी खाएंगे, आपके लिए एफआईआर नहीं होगी, आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए विधायकों का, बड़े नेताओं का आपको समर्थन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एफआईआर होगी। यह है लोकतंत्र और यह है गुजरात मॉडल। जी जी जी, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। वो जो आपने बताया कि बीजेपी में जो मुसलमान हैं उनका क्या हाल हुआ है, वो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को देख लें। पिछले दिनों एक हैदराबाद में बीजेपी के एक साहब हैं मुसलमान, उनका फोन आया मुझे। मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं लोगों को, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ये मेरी एहतियात है, लेकिन उनकी तरफ से आया कि साहब आप पॉजिटिव रोल अदा कीजिए, ऐसा ना कीजिए। तो मैंने कहा साहब आप तो बीजेपी के हैं, इसलिए आप उस तरह की बातें करेंगे। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मॉब लिंचिंग होती है तब भी प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों के हकूक छीने जाते हैं, उनके साथ जुल्म होते हैं और फिर भी पार्टी कुछ नहीं कहती? अब उसके बाद भी अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो ये आपकी गुलामी की बात है। मैं उसमें क्यों शरीक हूं? मैं तो पत्रकार हूं, जो हकीकत है वो मैं बताता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पत्रकार बहुत मुश्किल तरीके से काम कर रहे हैं, जो कुछ सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कानूनी उलझने, दूसरी परेशानियां पत्रकारों को अक्सर आती हैं, वो आप अक्सर खबरों में, अखबारों में देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत कर रहे हैं इस देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सेकुलर निज़ाम है, जो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ चलने का जो हमारा जो एक तरीका रहा है पूरे मुल्क का, सभी मजहबों के, उसको बाकी रखने की कोशिश के तौर पर हम जैसे लोग कुछ काम कर रहे हैं। सहल कुरैशी बहुत हिम्मत से रिपोर्टिंग करते हैं अहमदाबाद से, आप उनके चैनल को जरूर देखें। और मैं बहरहाल बीजेपी वालों को, मुसलमानों को खास तौर पर यही बताना चाहूंगा कि जो हाल मुख्तार अब्बास नकवी का हुआ, कि वो अब उस जमाने में 1984 से, जब से बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुला था, उस वक्त से अब तक वो पूरी तरह से इस्तेमाल होते चले आए हैं। एक बार तो उन्होंने वहां जय सिया राम का नारा लगाया तो अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, आपका ये काम नहीं है, आप अपना काम कीजिए। तो ऐसी हालत होती है उनके साथ भी चलने वालों की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।